पीएफ का पैसा आम आदमी का हक, सरकार का नहीं। दोस्तों, ये सवाल हर मेहनतकश इंसान के दिल में है। पीएफ का पैसा हमारा है, फिर सरकार तय क्यों करे कि हमें कब और कितना निकालना है? दिन रात पसीना बहाने वाला मजदूर, कर्मचारी, क्लर्क या फैक्ट्री वर्कर, हर कोई अपनी कमाई का हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के नाम पर पीएफ में जमा करता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, बच्चे की पढ़ाई हो, घर की बीमारी हो या कोई आपदा, तो उसी पैसे को निकालने के लिए सरकारी नियमों की दीवारें खड़ी हो जाती है। जो पैसा हमने कमाया, जो हमारी मेहनत का फल है, उस पर भी सरकार का कब निकालो, कितना निकालो का आदेश क्यों? पीएफ का पैसा दान नहीं, मेहनत की कमाई है। यह आम आदमी का अधिकार है और इस पर फैसला करने का हक भी आम आदमी का होना चाहिए, न कि किसी दफ्तर की फाइलों या नियमों का। सरकार कहती है ये भविष्य की सुरक्षा के लिए है, पर क्या किसी की आज की जरूरतें पूरी हुए बिना भविष्य सुरक्षित रह सकता है? आपकी मेहनत की कमाई, आपका प्रोविडेंट फंड, इस पे सरकार ने कुछ नए नियम लगा दिए हैं और इन नियमों ने ना पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नए नियम हैं क्या और इनसे आपकी बचत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है, कभी सोचा है कि जब आप अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं तो उस पर टैक्स क्यों नहीं लगता? इसका जवाब ना एक ऐसी कहानी में छिपा है जिसे शायद हम सब भूल चुके हैं। एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की कहानी जिसने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और आज के इन नए नियमों की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 2016 में, ये वो साल था जब बैंगलोर में गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाली हजारों महिला मजदूरों ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने एक मिसाल बना दी। ये कहानी दिखाती है कि लोग अपनी बचत को लेकर, अपनी मेहनत की कमाई को लेकर कितने कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो हुआ क्या था, देखिए। फरवरी 2016 में सरकार बजट लेकर आई और कहा कि अब से ईपीएफ निकालने पर टैक्स लगेगा। जैसे ही ये खबर एक लोकल अखबार में छपी, बस हड़कंप मच गया। 18 अप्रैल को हजारों की तादाद में गारमेंट वर्कर्स, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, बिना किसी नेता के अपने आप सड़कों पर उतर आईं। और उनका ये प्रोटेस्ट इतना पावरफुल था, इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 2 दिन के अंदर 19 अप्रैल को सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। रवीश कुमार ने क्या खूब कहा था, आज अगर ईपीएफ निकालने पे कोई टैक्स नहीं है तो सभी को बेंगलुरु की महिला मजदूरों का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये है उस विरोध की ताकत। ये दिखाता है कि लोग अपनी सेविंग्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। तो ये तो थी 2016 की कहानी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज पर। एक बार फिर ईपीएफओ ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और एक बार फिर वही पुरानी बहस, वही सवाल खड़े हो गए हैं। तो आखिर इस बार क्या बदल गया है, चलिए देखते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है नौकरी जाने की सिचुएशन में। देखिए, पहले क्या था, जॉब जाने के 2 महीने बाद आप अपना 100% पैसा निकाल सकते थे, सिंपल। लेकिन अब आप पहले साल में सिर्फ 75% तक ही निकाल सकते हैं। बाकी का 25%, उसके लिए आपको पूरे 12 महीने यानी 1 साल बेरोजगार रहना होगा। और सिर्फ यही नहीं, जो आपका पेंशन फंड होता है उसे निकालने के लिए भी अब 2 महीने नहीं, पूरे 36 महीने यानी 3 साल इंतजार करना होगा। तो सवाल उठता है कि भाई सरकार को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर सरकार का इसके पीछे तर्क क्या है? चलिए सरकार की साइड की कहानी भी सुन लेते हैं। तो सरकार का कहना है कि वो एक पेंशन युक्त समाज बनाना चाहती है। उनका तर्क यह है कि लोग ना अक्सर नौकरी बदलते ही अपना सारा का सारा पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं। इससे होता यह है कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं बचती। तो इन नए नियमों का मकसद है लोगों को लंबी अवधि के लिए एक सोशल सिक्योरिटी देना, ताकि 8.25% का जो बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका भी फायदा मिलता रहे। ये तो हुई सरकार की बात, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। और इस मामले में वो दूसरा पहलू है आम कर्मचारियों की चिंताएं। और वो चिंताएं सरकार के तर्कों से बिल्कुल अलग हैं। और लोगों के डर को ये एक सवाल बहुत अच्छे से समझाता है। क्या अपनी ही बचत का इस्तेमाल करना लग्जरी हो गया है? जो कर्मचारी का अधिकार होना चाहिए, क्या उसे विशेषाधिकार में बदल दिया गया है? मतलब सीधी सी बात है, लोगों को लग रहा है कि उनके अपने पैसे पर से ही उनका कंट्रोल छीना जा रहा है, कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब शायद वो अपना पैसा यूज ही नहीं कर पाएंगे। और चिंता की असल वजह भी है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की कोई गारंटी तो होती नहीं है।
है ना? अब सोचिए, अगर किसी की जॉब चली जाए तो घर की ईएमआई कैसे भरेगी? बच्चों की फीस और बाकी खर्चे कहाँ से आएंगे? क्या वाकई अपने ही पैसे को निकालने के लिए 1 साल तक बेरोजगार बैठना पड़ेगा? साकेत गोखले जैसे क्रिटिक्स तो ये भी कह रहे हैं कि शायद सरकार को बढ़ती बेरोजगारी का अंदाजा है और इसीलिए वो चाहती है कि ये पैसा सिस्टम में ही लॉक रहे। अच्छा, सरकार बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रही है, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी। लेकिन जिस पेंशन को बचाने के लिए ये सारे नियम लाए जा रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि वो पेंशन असल में है कितनी? तो ये आंकड़ा देखें, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ईपीएस 95 के तहत 50% से ज्यादा लोगों को महीने की पेंशन मिलती है सिर्फ 1500 रुपए। जी हां, 1500 रुपए। अब आप ही बताइए, क्या आज के जमाने में 1500 रुपए में कोई सम्मान के साथ अपना गुजारा कर सकता है? और यहीं पर आके असली विरोधाभास, असली कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है एक आम कर्मचारी जिसे 1500 रुपए महीने की पेंशन के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई को लॉक करने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ एक पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें सांसद और विधायक होने के नाते एक नहीं, दो नहीं, तीन पेंशन मिलती है, जो कुल मिलाकर महीने का करीब करीब 4.5 लाख रुपए बैठता है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आम लोगों के लिए ईपीएफ का असली आकर्षण वो मामूली पेंशन नहीं है। असली अट्रैक्शन है वो टैक्स फ्री लमसम अमाउंट और उस पर मिलने वाला बढ़िया ब्याज। लोग इस पैसे को रिटायरमेंट के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के बड़े खर्चों के लिए बचाते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी या फिर अपना एक घर बनाने का सपना। तो कुल मिलाकर इस पूरी बहस के सेंटर में यही एक टकराव है। एक तरफ सरकार है जो भविष्य की सुरक्षा की बात कर रही है, दूसरी तरफ आम कर्मचारी है जिसे अपनी आज की, अपनी तात्कालिक जरूरतों की चिंता है। और सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल यही है कि क्या महीने के 1500 रुपए की पेंशन की गारंटी देने के लिए किसी को उसकी अपनी ही मेहनत की कमाई पर कंट्रोल खोने के लिए मजबूर करना सही है? तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी मेहनत की कमाई, हमारी बचत, इस पर किसका हक होना चाहिए? क्या ये हमारा अधिकार है जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी समझ से इस्तेमाल करें, या फिर ये सरकार के पास रखी एक अमानत है जिसे वो हमारे भले के नाम पर कंट्रोल करे? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।